सो हेलो गाइज, वी आर हियर। देखो हम किससे मिलने वाले हैं आज। हमारे इस वीडियो में डिंकेश धकाते सर हैं। सर आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरा हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डिंकेश धकाते, अ नर्सिंग ऑफिसर वर्किंग इन एम्स नागपुर और मेरा नॉर्सेट 7 में रैंक एयर 46 था। एयर 46। Yes. तो आप नॉर्सेट 7 के हैं। Yes, अभी आप करंटली कहाँ पोस्टेड हैं? मैं ऑर्थो ओटी में, आईपीडी ओटी में। आईपीडी ओटी एम्स नागपुर। यस मैम। कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है मैम। जो मेरा ड्रीम था वो पूरा हो गया ऐसा लग रहा है। तो सर ये बताइए कि सबसे पहले कि आपने आपका इंट्रो दिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कैसे आपने आपका नॉर्सेट क्लियर किया। आपका जो तरीका था, क्या क्या चीज़ें थी, कैसे आपने कंप्लीट किया, कैसे आपको सिलेक्शन मिला नॉर्सेट 7 में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मतलब पास आउट होना अच्छा समझा कि मैं पास आउट हो गया 4th ईयर। उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की और धीरे धीरे मैंने मतलब पहले कोचिंग ली थी और कोचिंग ली तो मेरा जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था सारा क्लियर कर दिया। फिर मैंने टेस्ट सीरीज लगाई टीएनसी की। फिर वो टेस्ट सीरीज मैंने 3-4 महीने कंटिन्यू की। फिर मेरा जो स्कोर है धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया और मेरा जो मतलब रैंक भी है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया और मैं मतलब सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुँच गया। मतलब आपने 2 अटेम्प्ट लिए थे? यस मैम। 2 बार आपने नॉर्सेट का एग्जामिनेशन दिया। तो आपको कुछ चेंजेस नज़र आए नॉर्सेट 6 और नॉर्सेट 7 में, जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था और जब आपका सिलेक्शन हो गया तो कुछ चेंजेस नज़र आए आपको एग्ज़ाम में, पैटर्न में? एग्ज़ाम पैटर्न में मतलब वेटेज का थोड़ा चेंजेस लगा मुझे, क्योंकि हर नॉर्सेट में वेटेज चेंज होता रहता है सब्जेक्ट का। कभी साइकेट्रिक का आता है, कभी ओबीजीवाई का आता है। मतलब ऐसा वेटेज चेंज होता रहता है कि ऐसा पता नहीं चलता कि किस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो मेरा जब नॉर्सेट 7 था तो मेरे को लगा कि ओबीजीवाई ज़्यादा वेटेज वाला था। मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम जब भी नॉर्सेट फाइट करते हैं तो आपको पूरा जो वेटेज रहता है वो किसी भी स्पेशलिटी से आ सकता है। आपकी 5 स्पेशलिटी है, उससे किसी से भी मेंटल हेल्थ हुआ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हुआ, पीडियाट्रिक नर्सिंग हुआ, किसी भी स्पेशलिटी से आपके ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चन आते हैं। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए सारे हमको सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। सारा सब्जेक्ट कवर होता है। तो इसलिए हमको सबसे ज़्यादा फोकस अपने मेजर सब्जेक्ट्स पे करने हैं, जो कि 6 सब्जेक्ट है अपने मेजर। जी जी जी। जो कॉन हो गया, कम्युनिटी हो गया, ओबीजीवाई, साइकेट्रिक। जी जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने जब 2 अटेम्प्ट दिए तो आपको एक फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो आपको ऐसा लगा नहीं कि आपका नहीं होगा या छोड़ देते हैं प्रिपरेशन? नहीं मैम, मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे पता था कि होगा बट थोड़ा टाइम लगेगा, बट होगा। क्योंकि मेरे साथ मेरे बैचमेट भी थे जो कि हम सारे साथ में प्रिपेयर करते थे। तो हम देखते थे कि यार किसी ना किसी का हो रहा है, किसी का आज हो रहा है, किसी का कल हो रहा है, बट हो रहा है। तो लगता था कि अपना समय आने का है, अगर सेकंड में आएगा या फिर थर्ड में आएगा, बट आएगा जरूर, आएगा जरूर, ऐसा लगता था। कौन कौन से बुक्स से पढ़े थे आपने? प्रिपरेशन जो की वो बुक से प्रिपरेशन किया या आपने सिर्फ कोचिंग से पढ़ा या फिर आपने जो नोट्स कंप्लीट किए वो सिर्फ कोचिंग से किया या बुक से किया? कौन कौन सी बुक्स थी आपके पास? बेसिकली मैंने पहले पीआर यादव से स्टार्ट किया। पीआर यादव, फिर टारगेट हाई जो होती है, फिर मिशन जो बुक होती है, फिर ये मैं बेसिक से करता रहा। फिर उसके बाद सॉन्डर्स ली, एनक्रेक्स ली। तो ऐसे धीरे धीरे मैं खुद को मतलब ऐसा लगा कि यार ये करना चाहिए। वैसे वैसे मैं मतलब थ्योरी मटेरियल जमा करता था और वहाँ से पढ़ता था। तो ऐसा जब आप बुक से पढ़ते थे तो आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ लगता था और ऐसा कुछ हुआ जो आपके बहुत फेवरेट सब्जेक्ट थे, ऐसा कुछ था? हाँ, मेरा एमएसएन थोड़ा हार्ड जाता था क्योंकि मुझे वो जो हार्ट के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी जमते नहीं थे। ईसीजी वगैरह, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हाँ यस। और मेरा जो पीडियाट्रिक या साइकेट्रिक था वो काफ़ी अच्छा था, स्ट्रांग था, तो उस पर ज़्यादा फोकस करता था मैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते थे आप? यस मैम, काफ़ी किए मैंने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने एस्पिरेंट्स को बताना चाहेंगे इस वीडियो में, तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कितना टाइम देते थे, कितनी बार करते थे, या पर डे आप कितने एमसीक्यूज करते थे? मेरा स्टार्टिंग में मैं 200 से 400 तक करता था पर डे। मतलब पर डे माय डियर फ्रेंड्स, पर डे 200 to 400 एमसीक्यूज इज मस्ट फॉर यू। मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं होगा 400, बट 200 एटलीस्ट स्टार्ट आप 50 से स्टार्ट कीजिए। 50 से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे 50 से 60 से 70 से स्टार्ट कीजिए। बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, आप हमेशा याद रखिए ये एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा। कंसिस्टेंसी इज मस्ट फॉर यू, ऑल ऑफ यू। उसके बाद बताइए डिंकेश सर, आपकी स्ट्रेटजीज क्या क्या थी? कौन कौन से स्ट्रेटजीज यूज़ करके आप कंसिस्टेंट बने रहे? आपकी कंसिस्टेंसी कैसे बनी रही? स्ट्रैटेजी मतलब ये रहती थी कि मैं पूरा पहले सब्जेक्ट देख लूँ कि यार नॉर्सेट में आता क्या है, कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज़्यादा, मतलब जो मिशन बुक होती है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं पहले वो गो थ्रू किया वहाँ से पूरा कि यार कहाँ टॉपिक
कौन से टॉपिक जैसा CPR आता है, कोई के मतलब मेन टॉपिक होते हैं जो जहाँ से हमारे question आते ही हैं। स्पेशलिटीज के Yes, yes. सब्जेक्ट हैं उसके क्वेश्चंस पे आपने आते ही ज़्यादा हैं, फोकस हाँ, किया। ज़्यादा फिर मैंने वो वाले सब्जेक्ट या वो वाले टॉपिक ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिए, उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनाए। फिर मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा तो मैं धीरे धीरे करता गया। वैसे ही फिर क्वेश्चंस क्या क्या करना है, कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ऐसे मैं मतलब स्ट्रैटेजी से करता रहा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कभी आपको ऐसा प्रिपरेशन में आपको नहीं लगा कि बस हो गया अब नहीं कर सकते, हाँ। या अब छोड़ देते हैं, इस अब पढ़ने का मन नहीं है, ऐसा कुछ लगा नहीं आपको? yes, तो ma'am. आपने अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की? वही मैम कि क्या चीज़ें यूज़ की आपने? देखता था ना कि लोग लग रहे हैं, कि यही मोटिवेशन आता था कि यार लगते हैं, भले टाइम होता है बट लगते हैं, भले मतलब विश्वास होता था मेरा भगवान पे जो भी है कि यार होगा। मेरा मम्मी भी कहती थी कि यार तेरा एक दिन ज़रूर होगा, तो बस करते रहे, तो बस वही करता है। ठीक है, तो अब हम ये सब कुछ जान चुके हैं कि डिंकेश सर का सिलेक्शन कैसे हुआ, इनकी स्ट्रेटजीज क्या थी, इन्होंने कौन कौन से बुक रेफ़र किए, कौन कौन सी कोचिंग ली। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपकी सैलरी अभी करंट एट प्रेजेंट क्या है? अभी तो 85 आती है मैम इन हैंड। आपका इन हैंड 85,000। माय डियर फ्रेंड्स, 85,000 इज़ अ रियली मैटर्स आप सभी के लिए और हम सभी के लिए। 85,000 इन हैंड, ग्रॉस नहीं बताया है डिंकेश सर ने, आपको इन हैंड जो सैलरी आती है वो बताया है सर ने। और आपकी ग्रॉस सैलरी अभी आप प्रेजेंट क्या है? पता नहीं मैम, आई थिंक 1 लाख तक होगी। वेरी गुड। 1 लाख भी अगर है और सर भी कह रहे हैं कि पता नहीं, मतलब इतनी सैलरी है सर की कि सर को पता ही नहीं है कि कितनी सैलरी है सर की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं डिंकेश सर के साथ हूँ और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं। सर भी एक एस्पिरेंट थे, सर भी बिगिनर ही थे और सर भी फ्रेशर ही थे। 6-7 एग्जाम दे दिए मैंने। 6-7 अटेम्प्ट दिए आपने आपके? मतलब नॉर्सेट के 2, बाकी और एग्जाम दिए, जिपमर दिए, UPMS दिए, SGPGI दिए, SSC दिए, काफ़ी एग्जाम देने के बाद यहाँ तक पहुँचे। सी दिस इज़ कंसिस्टेंसी। आप ज़रूरी नहीं है कि आप नॉर्सेट एग्जामिनेशन ही फाइट कीजिए। सर ने जैसा किया कि जितने भी आपके नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम हुए सर ने सभी को दिए, और 1, 2, 3 नहीं, सर ने 5 to 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं। एंड टुडे ही इज़ इन नागपुर एम्स। सर आपको कैसा लग रहा है अभी, पहले और अभी में आपकी लाइफ में चेंजेस क्या क्या काफ़ी हैं? चेंज हुए मैम, लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गई है। अच्छा खा रहे, अच्छा रह रहे, अच्छे कमरे में रह रहे, अच्छे घर में रह रहे। अभी भले रेंट का है बट जो मेरा पुराना घर है वो तो 2 कमरे का ही था, उसमें पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी, मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करता था। बट अभी काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ मैं। आपके फ्रेंड्स वगैरह आपसे पूछते होंगे कि कैसे क्लियर किया, रिलेटिव्स पूछते होंगे, ऐसे कुछ पूछते हैं, कॉल्स आते हैं? पूछते हैं कहाँ हो, एम्स में हो, तो अच्छा लगता है, माँ बाप को भी अच्छा लगता है, उनको प्राउड फील होता है। तो और आपके जूनियर्स वगैरह पूछते हैं कि आप हमको भी गाइड करो, स्ट्रेटेजीज बताओ? काफ़ी जूनियर पूछते हैं, हाँ। तो आप उनको गाइड करते हैं? हाँ, डेफिनेटली गाइड करते हैं मैम। सो दिस ऑल ऑफ अबाउट टुडेज़ वीडियो कि आप डिंकेश सर से देख लीजिए, सुन लीजिए कि आप ही सिर्फ बिगनर नहीं हैं, आप ही सिर्फ फ्रेशर्स नहीं हैं, हम भी फ्रेशर्स थे और हम भी यहाँ पर आज हैं। तो अगर हम कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको देखिए, सीखिए और कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा। आपको कंसिस्टेंटी रहने की ज़रूरत है, आपकी प्रैक्टिस को कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है आपको। आप ये सोच रहे हैं कि आज का नहीं हुआ तो आज का कल कर लेंगे, कल नहीं हुआ तो परसों कर लेंगे, तो आज कभी जाता नहीं और कल कभी आता नहीं माय डियर फ्रेंड्स। सो इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।